नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम के इस बहुत स्पेशल अंक में। थोड़ा आजकल टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बीच में ऐसा लगता है कि नेट हमारा ब्लिंक करता है, तो आप सबका स्वागत है। और एक स्पेशल प्रोग्राम इसलिए है कि आज एक ऐसा विषय लेके आ रहे हैं कि जहाँ पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो चाइना से जो हमारा इम्पोर्ट होता है, अब वो एक सुनामी की शेप को इख्तियार कर चुका है। जी हाँ, सुनामी बन गया है अब ये। कमाल ये है कि जब आप इस लिस्ट को देखेंगे, ये लिस्ट पहली बार आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, एग्ज़ॉस्टिव लिस्ट है, तो आपके माइंड में ये सवाल आना शुरू हो जाएगा कि हम हिंदुस्तान में कुछ बनाते हैं क्या? कि हम इंडिया में कुछ बनाते हैं क्या? या पूरी तरह से अब हम अमेरिका के अपना चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं? ये लिस्ट हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर जो भी व्यक्ति कोई भी चीज़ चाहता है अपनी फैक्ट्री में या किसी यूनिट में या अपने ऑफिस के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो भारत से खरीदना नहीं चाहता, वो सीधा चाइना को ऑर्डर कर देता है। उसको पता है कि अगर यही चीज़ मैं भारत में खरीदूँगा तो हो सकता है ₹100 की मिले और चीन से मंगाऊँ तो मेरे को ₹80 की पड़ेगी। ये सारा जो चक्कर है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये लिस्ट आज तक आपने कभी किसी और सोशल मीडिया चैनल पे नहीं देखी होगी। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये जो चाइना की सुनामी है ना भारत में, वो कितनी बड़ी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है और 70 एमएम की स्क्रीन पे कैसे वो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। देखिए, जिसको जहाँ चीज़ सस्ती मिलेगी, वो वहाँ से ले लेगा। तो जो भी कंपनियाँ यहाँ पे या ट्रेडिंग कंपनियाँ या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, जब उनको कोई भी चीज़ भारत से चाहिए होती है, तो पहले वो देखते हैं, बाहर अवेलेबल है क्या? अब चाइना में तो सब कुछ अवेलेबल है। आप नाम लो और वो बना देते हैं अगर नहीं है तो। अगर आप कहो कि मुझे तो सपोज़ करो कि किसी एक बड़े नेता की मूर्ति चाहिए, अब मूर्ति चाहिए, तो पता लग रहा है कि इंडिया में तो बनाने वाला कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, चाइना में ज़रूर मिल जाएगा। केवड़िया में, गुजरात में जो सरदार पटेल की मूर्ति है, वो चाइना की बनी हुई है, मेड इन चाइना सारी की सारी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई ऐसी चीज़ है जो इंडिया में बनती है, सिवाय अपने नमक, मिर्च, मसाले जो हमारे पास आते हैं या थोड़ा बहुत नूडल्स वगैरह बन जाते हैं, आटा, तेल जो है बस, तेल भी सारा इम्पोर्ट है। तो क्या हमारे यहाँ कुछ बनता है क्या? मैं आज इस गंभीरता को लेकर आपके पास आया कि एक बार देखिए कि हम कौन-कौन सी चीज़ों को चाइना से इम्पोर्ट करते हैं और इससे पता लगेगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो आज से 5 साल पहले लगभग 16 से 17% हमारी जीडीपी का हिस्सा थी, अब गिरकर 13% पे आ गई है, 13%। इस बात को राहुल गांधी ने संसद में उठाया था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इस हद तक गर्त में चली गई है कि ये जो 13% है कब गिर के 10% हो जाएगा और अगले 5 सालों में जब चीन का दुनिया में पूरे एक्सपोर्ट का प्रभुत्व जो है, अभी जो ऑलमोस्ट 35% के आसपास दुनिया का प्रोड्यूस कर रहा है, तब 50% प्रोड्यूस करेगा और 5 सालों में। और इस बात की अ, जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनाइटेड नेशन की जो क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी यूनिडो जो है उसने भी दिया है, कि दुनिया की आधी मार्केट पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चीन का कब्ज़ा होगा। अब ऐसे में तो मैं लगातार आपको ये एपिसोड्स दे रहा हूँ कि भारत में फैक्ट्रियाँ बंद होने जा रही हैं। मेरे कई एपिसोड्स आए हैं। तो चीन जो है भारत की फैक्ट्रियाँ बंद करवाएगा, जो बची-खुची होगी वो अमेरिका बंद करवा देगा। तो चलिए मैं उन आंकड़ों को आपको दिखाता हूँ बिना देरी किए कि भई अल्टीमेटली हम चीन से मँगाते क्या हैं? और फिर आप सोचने में मजबूर हो जाएँगे, इंडिया में बनता क्या है? इंडिया में बनता क्या है? तो चलिए इस यात्रा पे चलते हैं। इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। यहाँ पे पहले एक एक शीट के अंदर मैंने कुछ फिगर्स दिए हैं। इसमें बताया कि चाइना से जो इंडिया को एक्सपोर्ट होता है या इंडिया में जो इम्पोर्ट होता है, वो इस साल पहली बार $115 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। और भारत का एक्सपोर्ट जो चाइना को है, वो $15 बिलियन भी नहीं है। कहाँ वो $115 बिलियन हमको भेजते हैं, हम मुश्किल से $15 बिलियन चाइना को भेजते हैं। तो क्या कहते हैं ना, कोई मैच ही नहीं है। इसके अलावा जो हांगकांग चाइना का पार्ट है, लेकिन हांगकांग के आंकड़े हमेशा अलग दिखाए जाते हैं।
वो सरकार छुपाने की कोशिश करती है। तो वहां से करीब-करीब $20 बिलियन का हमारा इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है 10 बिलियन का। अब आपको ये हांगकांग में $30 बिलियन का टोटल ट्रेड है और इंडिया का 10 बिलियन, ये चक्कर क्या है? ये चक्कर नकली हीरो का है साहब। इंडिया से ये 10 बिलियन में से जो 90% जो हमारे गुड्स हैं वो हीरे हैं। और आपको पता है कि हांगकांग कोई कंजप्शन मार्केट तो है नहीं, लेकिन हांगकांग जो है वो हवाला की बहुत बड़ी मार्केट है। तो हीरे के नाम पर नकली कांच के टुकड़े वहां जाते हैं और उसके बदले में यहाँ पे विदेशी मुद्रा घूम के आ जाती है, जो इंडिया से जाती है, इंडिया से वापस आ जाती है। तो ये बहुत काला बाजार का चक्कर है सारा ये। तो इसको एक्सपोर्ट के फिगर से आप भ्रमित मत हो जाइए। तो टोटल जो इंपोर्ट्स हो गए चाइना और हांगकांग के जो हैं, वो सब हो गए 135 बिलियन और टोटल एक्सपोर्ट जो हो गए मिला के 25 बिलियन। तो कोई कंपैरिजन है? कुल मिला के देखा जाए तो हमारा $160 बिलियन का ट्रेड है चाइना के साथ में, 160 का। अमेरिका इसके मुकाबले मुश्किल से 110, 115, $120 बिलियन के आसपास है। अब आते हैं उस लिस्ट के ऊपर, एग्जॉस्टिव लिस्ट के ऊपर, जो आपको हैरान करेगी। भाई, हम सब कुछ चाइना से मंगाते तो हमारे यहाँ क्या बनता है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग में होती है क्या अल्टीमेटली? वैसे भी इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका आधा हिस्सा अप्रोक्सीमेटली वो तो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल भारत की सारी मैन्युफैक्चरिंग का अगर देखा जाए तो 40 से 50% के बीच में है, मैं आपको बताऊं। ऑटोमोबाइल को निकाल दो तो इंडिया का बाकी बच के एक 60% बचता है। उस 60% में ले दे के उसका भी आधा हिस्सा तो मेटल्स का है, जैसे स्टील वगैरह हो गया, अल्मुनियम हो गया, इनका है। और बाकी 30% में सारी इकोनॉमी हमारी आ जाती है। तो इंडिया में कुछ बनता नहीं है इस मामले में। चलिए अब वो लिस्ट को देखते हैं कि हम, आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि हम इंडिया में बनाते क्या है साहब। ये आइटम्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना आते हैं यहाँ पे। ये कितने बिलियन से है? एक्चुअली सारे फिगर 2023 के हैं, 2024 में तो और ज्यादा हो गए हैं। 2023 कैलेंडर ईयर के फिगर्स हैं। ये $44 बिलियन का, मैं इसमें कीमत नहीं बताऊंगा। ये टॉप से मतलब ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है, पहले वो आइटम है, फिर उसके बाद कम होते होते हम दूसरी आइटम पे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टॉप पे, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, ऑप्टिकल, फोटो, टेक्निकल, मेडिकल apparatus and equipments, iron and steel, fertilizer, articles of iron and steel, vehicles other than railway and tramway। वैसे जो मेट्रो आती है ना, वो भी सब चाइना से आती है आज की डेट में। केमिकल प्रोडक्ट्स, एल्युमिनियम, मैन मेड फिलामेंट, ये यार्न होता है, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, कॉइन्स, inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes, glass, glassware, tanning, dyeing extracts, ये है आपका Chinese derivatives, pigments, furniture, lighting signs, prefabricating buildings, paper and paperboard, article of pulp, mineral fuel oils, distillation products, miscellaneous article of base metal, tool implements, cutlery, knitted or crocheted fabric, stones, plaster, cement, asbestos, mica, similar material, वो भी खास किस्म के, ceramic products यानी कि क्रॉकरी टाइप का, impregnated, coated और laminated textile fabric। अब रेलवेज, ट्रैमवेज, लोकोमोटिव्स, रोलिंग स्टॉक, शिप्स, बोट्स, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स, रबर, टॉयज, गेम्स, स्पोर्ट्स मटेरियल्स, बेस मेटल्स, मैन मेड स्टेपल फाइबर, कॉपर, फुटवियर। आप देखते जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया में क्या बनता है फिर। एल्ब्यूमिनॉइड्स, मॉडिफाइड स्टार्च, ये स्टार्च भी बाहर से आता है। ग्लूस यानी कि गोंद, एंजाइम्स, लेदर, एनिमल गट, हार्नेस। हार्नेस क्या होता है? जैसे कि शूटिंग वगैरह करते हैं तो ऊपर से कोई जंप लगाता है तो उसको बॉडी के ऊपर हार्नेस रहता है उसकी सेफ्टी के लिए। एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज। इसके अलावा सॉल्ट, सल्फर, अर्थ, स्टोन, प्लास्टर, लाइम, सीमेंट, क्लॉक्स, वॉचेस, एपरल, निटेड एपरल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये तो बहुत ही ज्यादा आता है। सारा रॉ मटेरियल तो वहीं से आता है एक्चुअली देखा जाए तो, एपीआई इसको कहते हैं। textiles, apparels, lubricants, soaps, waxes, candles, modeling pastes, wood and wood articles,
वेडिंग फेल्ट, नॉन वोवेंस, ओर स्लैग एंड एश, वेजिटेबल टेक्सटाइल फाइबर आइटम देखिए ना, सिल्क, कॉटन, रेजिड्यू वेस्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, वुल, एनिमल हेयर, हॉर्स हेयर, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पिक्चर्स, वेजिटेबल प्लेटिंग मटेरियल, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, कॉफी, टी, मेट, स्पाइसेस, फोटोग्राफिक और सिनेमेटोग्राफिक गुड्स, कारपेट्स, टेक्सटाइल्स, लैक, गम, रेजिन्स, अम्ब्रेलास, वॉकिंग स्टिक्स, देखिए चलने के लिए जो वॉकिंग स्टिक्स बांस की चाहिए बूढ़े लोगों को, सीड स्टिक्स, whips, edible preparations, musical instruments, part and accessories, bird skins, feather, artificial flowers, human hair, headgear, edible vegetable oil and roots and tubes. इसके अलावा रॉ हाइड्स, स्किन्स, उसके बाद फ्रूट्स, नट्स, पील्स ऑफ सिट्रस, पल्प ऑफ वुड, फाइब्रस सेलुलाइज, मिलिंग प्रोडक्ट्स, मॉल्ट, स्टार्चेस, vegetables, fruits, not food preparation, animals, oil seeds, aircraft and its parts, spares, live tree plants, sugar, sugar confectionery, zinc, product of animal origin, tin, manufacturers of plating material, basket work, beverages, spirit, vinegar. विनेगर भी बाहर से आता है भाई. Fur skins, artificial fur, work of art, collector species, cereal, flour, starch, milk preparations, products, fish, mollusk, aquatic, arms and ammunition, parts of accessories, cocoa and cocoa preparation, lead, cork, my godness, यानी कि आपके जो बोतल्स के अंदर कॉर्क लगे होते हैं, कॉर्क एंड आर्टिकल्स ऑफ कॉर्क, मीट, फिश, टोबैको, एक्सप्लोजिव्स, पायरो टेक्निक्स, मैचेस, लाइव एनिमल्स, सीरियल्स. सांस फूल गई. ये हालात हैं देश के. $100 बिलियन से ऊपर का इंपोर्ट. तो हमारे यहाँ क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो $44 बिलियन के पहले ही आ गए थे. यानी कि टोटल अगर $115 बिलियन का इंपोर्ट है, तो फिर $44 बिलियन का, जो कि करीब-करीब समझो 40% इंपोर्ट तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है. मोबाइल्स हों, लैपटॉप्स हों, माइक्रोवेव ओवन हो, सीलिंग फैन्स हो, पंखे हों, घर गृहस्थी की घर की जितनी चीजें हों, फर्नीचर हों, या बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, मोबाइल्स हों, टैब्स हों, खिलौने हों, कोई भी हो, सब कुछ तो वहां से आता है. हमारा क्या है? अब बचा क्या इसके अंदर, आप बताइए. तो इसलिए मैंने जब प्रोग्राम के शुरुआत में बात की थी, तो मैंने ये कहा था कि ये सारी की सारी लिस्ट, इसको आप यूट्यूब पे है तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, एक्सपेंड करके. तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर बनता क्या अल्टीमेटली. इवन ऑटोमोबाइल के भी सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं, अधिकतर जो है. तो हमारी समस्या तो सारी ये हो गई ना अल्टीमेटली, भाई हम यहाँ क्या बनाएंगे. यहाँ की इंडस्ट्री 17% के मैन्युफैक्चरिंग से 5 साल पहले से डाउन होके 13% पे आ गई. पर किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है, मैं बताऊं सरकार में. हरदीप पुरी अभी इसी हफ्ते क्या कह रहे थे, देखो जी अब हमने तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के 27-28% पे लेके जाना है. हमारी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग अब फर्स्ट क्लास 27-28% पे आएगी. हरदीप पुरी को क्या है ना कि भले ही वो इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे हों, मिनिस्टर भी हैं, लेकिन जहां तक बुद्धि की बात है कि हम 27% पे कैसे लेके जाएंगे, 13 से 27 का मतलब डबल से भी ज्यादा. क्या है ना, हवा में फेंकने में क्या जाता है. सामने अंधभक्त बैठे हों तो हवा में फेंकने में क्या जाता है भाई. फेंको, उससे लैपअप कर लेंगे, बॉल आएगी उसको उठा लेंगे कि हाँ सर ला रहे हैं. आपने बोला सही बोला. तो शेख चिल्लियों की सरकार है ये सारी की सारी. हर आदमी बैठ के मुंगेरी लाल की तरह यहाँ हसीन सपना देखता है. और बड़ी-बड़ी फेंकेंगे. मेरे दादाजी का बाँस इतना लंबा था, मेरे नाना जी का बाँस इतना लंबा था, मेरे पिताजी का बाँस इतना लंबा था, मेरे दादा ने बाँस अपना बादल में अटका दिया, बारिश हो गई. बस वही हो रहा है. पूरी मोदी सरकार ऐसी है. ये सब दादाजी का बाँस लेके घूमते हैं यहाँ पर. और ये सारी लिस्ट देख के आपको पता होगा कि चाइना कैसे इंडिया की मार्केट को फ्लड कर रहा है.
अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि इंडिया को चाइना से इंपोर्ट रोक देना चाहिए। अच्छा सवाल है। अब यहां पर दो फैक्टर है, इंडिया अलग और इंडिया के लोग अलग हैं। ध्यान रखिएगा। आप कहोगे वो कैसे? इंडिया के लोगों से तो इंडिया बनता है। नहीं, व्यापार के मामले में इंडिया अलग है और इंडिया के लोग अलग हैं, दोनों अलग हैं, दो अलग अलग एंटिटी है। यहां पर व्यापार के मामले में जब मैं इंडिया की बात करता हूं तो वो इंडिया गवर्नमेंट की बात करता हूं। सरकार ने क्या इंपोर्ट करना है नहीं करना है उसकी मर्जी है, लेकिन सरकार किसी भी भारत के व्यक्ति को यह नहीं कह सकती कि आप चाइना से माल नहीं खरीद सकते। ये बात मैं आपको बता दूं। वो कोई रेस्ट्रिक्टेड आइटम होगी, बैंड आइटम होगी तो और बात है कि हाँ जी हमने आपसे शराब नहीं लेनी है या आपसे हमने सिगरेट नहीं लेनी है, तो ठीक भी है। बाकी तो किसी आइटम पे कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना, आप जो मर्जी ले लो। या फिर एक्सप्लोजिव हो गए या आर्कियोलॉजी के आइटम्स हो गई, पुरानी मूर्तियां वगैरह हो गई, तो वो और बात है, उसके ऊपर बैन रहता है ना। लेकिन बाकी सब तो जो कंजप्शन की डेली आइटम्स है सब आती है ना, उसके ऊपर तो रुकावट लगाई नहीं जा सकती। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार अपने लोगों से ये नहीं कह सकती कि आप चाइना से स्टील मत खरीदो, एल्युमिनियम मत खरीदो, दवाओं का रॉ मटेरियल मत खरीदो, दवाइयां मत खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मत खरीदो, मोबाइल मत खरीदो, नहीं कह सकती। क्या उसके पास राइट है क्या कहने का? नहीं है। क्या वो ऐसा कानून पास कर सकती है कि आप चाइना से माल मत खरीदो? क्योंकि खरीदारी सारी प्राइवेट लोग करते हैं ना, सरकार थोड़ी कर रही है। सरकार तो कभी-कभार कोई-कोई एक आधी चीज़ खरीदारी करती है ना। तो क्या सरकार कह सकती है कि तुम नहीं खरीद सकते चाइना से, किसी और से लो? नहीं कह सकती। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसपे सिग्नेचर इंडिया के भी है और चाइना के भी है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है वो ये कहते हैं कि आप किसी को भी रोक नहीं सकते कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए। जो मर्जी जिस कंट्री में चाहे जितना मर्जी इंपोर्ट करे, जितना मर्जी एक्सपोर्ट करे। बस एक जगह सरकार की थोड़ी-सी बंदिश आ जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में होता है। एक बंदा कहता है, सपोज़ करो पाकिस्तान में कहेगा कि भई मुझे तो एक $5 करोड़ का एक आइटम मँगानी है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से मँगानी है, ये आइटम आएगी या चाइना से मँगानी है। सरकार कहती है आप मँगाना चाहो तो मँगा लो, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए फ़ॉरेन करेंसी नहीं है। आप समझे? हमारे पास आपको देने के लिए फ़ॉरेन करेंसी नहीं है। अगर आपके पास फ़ॉरेन करेंसी है तो बंदोबस्त कर लो और मँगा लो भैया। हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमारी हालत बहुत टाइट है। हमारे पास तो टोटल भंडार ही $15 बिलियन का है और 5 आपको दे देंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम तो वैसे ही कटोरा लेके घूम रहे हैं। तो सरकार फ़ॉरेन एक्सचेंज देने से मना कर सकती है और ये किसी भी देश में हो सकता है। भारत में भी हो सकता है कि हम कोई कहे कि जी मुझे तो $20 बिलियन का माल मँगाना है वहाँ से, चाइना से, कोई एक आइटम है। सरकार कहेगी भई इतना पैसा मैं आपको नहीं दे सकता। मेरे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं है इतना, मैं आपको पहले बता दूँ। तो कहेगा कितना दे सकते हो? जितना दे सकते हो उतना दे दो मेरे को। यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। फिर लोग क्या कहते हैं यार $20 बिलियन मँगाना है, एक काम करता हूँ ना हर महीने 1-1 डेढ़-डेढ़ बिलियन डॉलर का मँगा लेता हूँ। इकट्ठा 20 माँगूँगा सरकार देगी नहीं। बोलेगी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। हर महीने माँगूँगा सरकार देती रहेगी, आगे-पीछे करके, इंडिया में तो एट लीस्ट। सिर्फ यही एक बहाना हो सकता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज ना हो तो आप नहीं खरीद पाते उसको। अदरवाइज़ तो आप खरीद सकते हैं ना, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। इसलिए भारत के सभी लोग या कंपनियाँ हैं, उनको जब कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी उनको टायर चाहिए, तो पता लग रहा है कि किसी भी कार के लिए एक टायर चाहिए, तो इंडिया में टायर सपोज़ करो ₹5000 का, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 5000। चाइना से वो टायर 2000 में आया था। तो जो कार कंपनी है बोलेगी भई ₹2000 में मेरे मिल रहा है, तो ऐसा मतलब अगर 4 कार में टायर 4 टायर लगाने हैं, तो मेरी उसमें कम से कम नहीं तो वहाँ से 2000 का पड़ता है, यहाँ 5000 का, तो मेरी तो कम से कम 3 चौके 12,000 और स्टेपनी मिला लो तो ₹15,000 की बचत हो रही है, कॉस्ट कटिंग। तो मैं तो चाइना से मँगाऊँगा, अब रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं उसके ऊपर, तो वहाँ से मँगा लेंगे। तो सारी चीज़ें बाहर से इसलिए आ जाती हैं, ये दिक्कत है सारी की सारी। तो चाइना ने इंडिया को फ्लड करके रखा हुआ है इस टाइम और इसका रुक पाना बड़ा मुश्किल है। भारत सरकार के पास एक ही बहाना है कि भई मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम इम्पोर्ट नहीं करोगे, तो इम्पोर्ट पे तब रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, अदरवाइज़ तो रिस्ट्रिक्शन नहीं आ सकती। तो ये जो $115 बिलियन सिर्फ चाइना से और बाकी हांगकांग से अलग $20 बिलियन, तो चाइना ने तो एक सुनामी लेके आया इंडिया में। अब ये रुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रियाँ तो बंद हो गई हैं आधी तो।
क्योंकि हर चीज़ तो अगर एक कॉर्क बॉटल का कॉर्क भी अगर चाइना से आता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि बॉटल का अगर एक कॉर्क भी आप कहोगे कॉर्क आजकल यूज़ होता है क्या? बहुत जगह यूज़ होता है और इंडस्ट्री के अंदर कॉर्क बहुत यूज़ होता है। अलग-अलग जगह पे यूज़ होता है। कई किस्म की पैकेजिंग में यूज़ होता है। कोई नई चीज़ तो है नहीं है। तो वो कॉर्क तक इंडिया में नहीं है, वो कॉर्क भी चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है। ये दुविधा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडिया में वो कॉर्क होके भी हम कॉर्क बाहर से मँगाते हैं। एक और आइटम जैसे कि विनेगर आता है इंडिया में। अब विनेगर तो एक नॉर्मल चीज़ है जो रसोई के अंदर यूज़ होती है, जिसको आप घर में हालाँकि इंडिया मेड विनेगर भी है, लेकिन फॉरेन मेड विनेगर वो क्यों आ रहा है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, आप रोक नहीं सकते ना। तो इंडिया में सपोज़ करो विनेगर आपको एक ₹50 की बॉटल पड़ती है, वही चाइना से ₹10 की बॉटल पड़ती है। इम्पोर्ट में मँगा के ₹15 की, डिस्ट्रीब्यूशन में लाके ₹20 की। तो आपको तो फ़ायदा है। बिना फैक्ट्री लगाए आपको ₹20 के अंदर बॉटल मिल जाती है। फैक्ट्री लगा के आपको बॉटल ₹35 की पड़ती है, तो आप क्यों करेंगे आप? ये सारी की सारी दिक्कत है। और कई ऑटोमोबाइल पार्ट्स में तो ऐसा होता है कि आजकल वो अंडर इनवॉइसिंग भी बहुत होती है। कई और चीज़ों में इम्पोर्ट पे ओवर इनवॉइसिंग भी बहुत है। अडानी के केस सारे ओवर इनवॉइसिंग के हैं। ओवर इनवॉइसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अडानी ने कोयला खरीदा, अपनी खान से ले लिया। कहाँ से? इंडोनेशिया में कोई खान है उसकी अपनी या फिर ऑस्ट्रेलिया में अपनी खान है, माइन्स हैं उसकी, कोयला निकाला। कोयले का रेट सपोज़ करो $2000 है। वो पहले उस कोयले को इंडिया भेज रहे हैं। वो पहले उसका इनवॉइस बनाएगा, इंडिया के नाम पे नहीं बनाएगा। वो अपने दुबई के ऑफिस के नाम पे बनाएगा, जहाँ उसका भाई बैठा है, विनोद अडानी। वो वहाँ पे आके $4000 की इनवॉइस बन जाएगी। अपने कोयला 2000 का अपने आप को 4000 में बेच रहे हैं। अब 4000 उसके पास तो है नहीं ना, तो 4000 आएँगे कहाँ से? उसके बाद उसमें $500 और जोड़ देगा या $1000 और जोड़ेगा, वो हो जाएगा $5000 और वो $5000 की इनवॉइस इंडिया के थर्मल पावर स्टेशंस को मिल जाएगी। वो उसको 5000 दे देंगे। कॉस्ट क्या थी? $2000 मिली कितनी? $5000 पैसा कहाँ चला गया? दुबई चला गया। दुबई से ऑस्ट्रेलिया कितना गया? $2000 बाकी $3000 कहाँ है? दुबई में। ये $3000 क्या होता है? यहाँ से मॉरिशस जाता है। वहाँ से मुड़ के ये इंडिया की स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है और वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ और बाकी चीज़ें खरीदी जाती हैं। ये ओवर इन्वेस्टिंग है और अंडर इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि चाइना से ऑटोमोबाइल के पार्ट्स भारी संख्या में आते हैं, उसको अंडर इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि ₹100 की चीज़ है, उसपे दिखाया जाएगा ₹30 की है। तो ड्यूटी ₹30 के ऊपर लगेगी। अब थोड़ा बहुत कई बार डंपिंग ड्यूटी भी हो जाती है, कई बार एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, थोड़ा बढ़ा देते हैं लोडिंग कर देते हैं। ₹30 का ₹40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओरिजिनल क्या था? 100 तो 100 पे जहाँ टैक्स आना था, ड्यूटी आनी थी, अब कितने पे आ रही है? अब 2300 अब 30-40 पे आ रही है, तो भी पैसा बचता है। तो इंडिया की फैक्ट्री तो मर जाती है ना उस चक्कर में, ये दिक्कत है सारी। आपको प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका।